हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जिनका सब्जेक्ट भूगोल है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको सारे इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाला हूँ। इस बात की पूरी गारंटी है, 1000% की गारंटी दोस्तों कि जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी कि इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 5 मार्च जो आपका पेपर होने वाला है भूगोल का, उसमें आपका जो बहुविकल्पीय सवाल पूछा जाता है वो सवाल आपका इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इस बात का पूरा भरोसा करिए, आपका पक्का है जो बहुविकल्पीय सवाल है वो पूरा का पूरा 100% सही होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, यहाँ पे देखिए ये पार्ट 2 है, ठीक है। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में इससे पहले मैं बना चुका हूँ। यहाँ पे जो पार्ट 2 है ये आपका सेकेंड बुक से है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उपागम मतलब मॉड्यूल होता है या अप्रोच होता है या स्रोत कह सकते हैं, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति जो है ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके जानकारी के मुताबिक आपको बता दें ये सवाल पूछा गया है बोर्ड पेपर में, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं और जो मॉडल पेपर में पूछे गए हैं और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन सभी को मैंने सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों तैयार कर लीजिए, पक्का फायदा आपको जरूर मिलेगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। भूगोल का वर्णन ही नहीं करता है तो उसमें राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन होगा, प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय प्रासंगिक नहीं है। ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे लंबा चौड़ा आंसर यही है, मतलब कि यही इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा जा सकता है, रुको और जाओ निश्चयवाद माना जाता है। तो रुको और जाओ निश्चयवाद क्या माना जाता है, ये किसकी विचारधारा है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका पहले राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद में ये कहा गया है कि ना तो हम प्रकृति का मानव ना तो प्रकृति का गुलाम है और ना ही प्रकृति मानव का गुलाम है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रकृति है, ठीक है, ये प्रकृति और मानव इसी के तालमेल को, इसी के अंतर संबंधों को जो है निश्चयवाद के रूप में जाना जाता है। तो इसमें कहा गया नवनिश्चयवाद में कि ना तो हम प्रकृति को मानेंगे और ना ही जो है मानव को मानेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच के एक रास्ता निकालते हैं। वो रास्ता क्या होगा, वही रास्ता नवनिश्चयवाद कहलाता है। रुको और जाओ की संकल्पना, ठीक है। तो ये नवनिश्चयवाद की संकल्पना है। और ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है। तो अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है टेलर ने। किसने, टेलर ने। टेलर ध्यान रखना, ठीक है, जिससे आप कपड़ा सिलाते हैं उसी टेलर का चेहरा ध्यान में रखिए। बस इतना समझ जाइए कि नवनिश्चयवाद, देखिए नव मतलब क्या होता है, नया नया। जैसे 9 वर्ष मंगलमय हो कहते हैं ना, तो नया आता है तभी तो कहते हैं 9 वर्ष मंगलमय हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगा लीजिए। 9 से आप समझ जाना कि भैया 9 नया नया कपड़ा सिलाने कहाँ जाते हैं, टेलर के पास जाते हैं। तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेलर हो जाएगा, ठीक है। आंसर कुछ भी दे रहे, आपको टेलर ध्यान में रखना है कि नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है, टेलर ने दिया है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों और पर्यावरण के बीच अननोन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए लोगों और पर्यावरण यानी पीपल और इन्वायरमेंट के बीच में अननोन क्रिया करता है, मतलब एक दूसरे से क्रिया करके जो है कौन सा क्रिया करता है, तो टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि लोग जो होते हैं, लोग मतलब क्या, मानव पर्यावरण के जो भी संसाधन है उनका उपयोग करता है। जब मानव पर्यावरण के संसाधनों को उपयोग करता है तो पर्यावरण का असर मानव पे और मानव का असर पर्यावरण पे पड़ता है। तो अननोन क्रिया हुआ कि नहीं क्रिया हुआ, बिल्कुल क्रिया हुआ। अब उसके बाद क्रिया कैसे करता है, प्रौद्योगिकी के द्वारा करता है, ठीक है। जिसमें राइट आंसर प्रौद्योगिकी हो जाएगा यानी टेक्नोलॉजी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने बहुत सारी किताबों में देखा है, किताबों में जो है अलग अलग आंसर दिए हैं, लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर देखा जाए तो उसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारी किताबों में अलग अलग आंसर दिया है, मैंने एनसीईआरटी में चेक किया है, यही जो है इसमें करेक्ट दिया गया है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है,
मानव भूगोल के निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? देखिए प्रकृति, जब आपकी प्रकृति सर्वशक्तिमान हो तो समझ जाना इसमें जो संकल्पना आएगी वो निश्चयवाद की आएगी। ठीक है, निश्चयवाद की आएगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने तय कर दिया है, प्रकृति ने निश्चय कर दिया है, निश्चय कर दिया है कि बारिश होगी तो बारिश होनी है, रात होनी है तो रात होनी है, सूर्य निकलना है तो सूर्य निकलना ही है। भैया निश्चय है, तय है, प्रकृति ने तय कर दिया, इसे कोई टाल नहीं सकता है। तो प्रकृति ने क्या कर दिया है? निश्चय कर दिया है, इसलिए निश्चयवाद हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो प्रकृति के निश्चयवाद में क्या आ जाएगा? पर्यावरण निश्चयवाद हो जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला पर्यावरण निश्चयवाद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन कई तरीके से पूछा गया है अलग अलग सेटों में। सवाल है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन के अनुसार जो है आप करेक्ट आंसर लगाएंगे। ठीक है, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और कुछ याद करा दूं तो नोट में आप दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है तो बच्चे बच्चे को पता है कि भारत जो है, चीन जो है पहले स्थान पर है। लेकिन 2023 में एक रिपोर्ट जारी हुआ था कि अब दुनिया में भारत पहले नंबर पे जनसंख्या में भारत पहले नंबर पे हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी एनसीईआरटी में जो है आपका जो किताबों में जो है वो चीन दिया गया है, तो आप राइट आंसर चीन ही लगाएंगे, भारत नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ऑफिशियल सूचना हमारे पास नहीं है, एनसीईआरटी की तरफ से कोई नोटिस नहीं है कि जो है, लेकिन न्यूज़ वगैरह में आया था कि जो है भारत पहले स्थान पर हो गया है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है तो राइट आंसर पहले चीन हो जाएगा, पहले चीन ही लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा अगर पूछ ले तो दूसरा भारत हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा यूएसए। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे बोलते हैं हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे ब्राज़ील, 6ठे नंबर पे पाकिस्तान आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है टॉप 6 जो है नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, तो आप इस प्रकार से आसानी से आप समझ सकते हैं। छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, आप ध्यान रखिए। चाबी ऊषा ने सिया के बाप को दिया था। चाबी ऊषा ने सिया के बाप को दिया था। ठीक है, अब चाबी ऊषा ने सिया के बाप को दिया है तो देखिए इसमें क्या ट्रिक है। चा से हो जाएगा चीन। ठीक है, और भी यानी भारत समझ लीजिए। यूएसए ऊषा, इसे पढ़िए ऊषा। ठीक है, इसे पढ़िए ऊषा। ऊषा का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। और सिया मतलब इंडोनेशिया, सिया मतलब इंडोनेशिया। और बाप में देखिए दो नाम हैं, दो बाप हैं। देखिए पहला बाप से हो जाएगा ब्राज़ील और पास से पाकिस्तान। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो है चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान। ठीक है, आप इसमें से अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें से कोई भी पूछ सकता है आपसे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है पेपर में। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि जनसंख्या वृद्धि पूछा है। ध्यान रखेंगे, अगर पूछा होता सिर्फ जनसंख्या तो आंसर अलग होता, लेकिन यहाँ पे जो है जनसंख्या वृद्धि पूछा है तो राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। अगर केवल जनसंख्या पूछ ले तो इसका राइट आंसर एशिया हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कहाँ पे है? अफ्रीका में है, लेकिन जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है? तो एशिया में है, क्योंकि चीन और भारत एशिया महाद्वीप में ही आते हैं। लेकिन जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है वो अफ्रीका महाद्वीप में हो रही है। राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। अगला है, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? डिपेंड करता है दोस्तों कि यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है, लेकिन एशिया में भारत और चीन आते हैं तो ये तो होगा नहीं, अफ्रीका भी नहीं होगा, यूरोप भी नहीं होगा। यहाँ पे ओशियानिया या फिर ऐसे ले सकते हैं कि ओशिनिया। ठीक है, ओशिनिया भी जो है आपसे अगर यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ओशिनिया, तभी जो है राइट आंसर ओशिनिया होगा। ओशिनिया को जो है ऑस्ट्रेलिया नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या फिर ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया के नाम से जाना जाता है, या फिर ओशिनिया को
मतलब अलग अलग प्रकार से दिया रहता है क्वेश्चन। आप समझने की कोशिश करना कि ओशिनिया ही ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ही ओशिनिया है, और सबसे छोटा महाद्वीप जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है जनसंख्या में भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें जनसंख्या में, अगर यहाँ पे अंटार्कटिका दिया होता, ठीक है, अंटार्कटिका अगर दिया होता तो राइट आंसर अंटार्कटिका हो जाता, लेकिन अंटार्कटिका नहीं दिया है तो इसीलिए जो है यहाँ पे राइट आंसर ओशिनिया हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल का मतलब क्या होता है? विरल का मतलब होता है कम, ठीक है, और कम जनसंख्या। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ कम जनसंख्या पाई जाती है? आटाकामा मरुस्थल, यहाँ पे मरुस्थल में जनसंख्या कम पाई जाती है, सभी जाते हैं। ये आटाकामा क्या है? मरुस्थल का नाम है। भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश में तापमान ज़्यादा होता है, वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। ध्रुवीय प्रदेश में, यानी मान लीजिए ये ग्लोब है यानी अर्थ है, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया नीचे दक्षिणी ध्रुव। यहाँ ध्रुवों पर जो है, यहाँ पे ध्रुवों पर जो है 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होती है। तो यहाँ पे जनसंख्या 0 के बराबर है, 0 के बराबर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी एशिया हो जाएगा, क्योंकि सवाल पूछा है कि विरल जनसंख्या नहीं है, तो सभी जगह तो विरल जनसंख्या है, लेकिन दक्षिणी पूर्वी एशिया में विरल जनसंख्या नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रतिकर्ष कारक होता क्या है, ध्यान रखेंगे। देखिए, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, बस थोड़ी सी समझने की कोशिश करना, आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति ये है, इसका मान लेते हैं नाम ए है, इसका मान लेते हैं नाम बी है, ठीक है। अब देखिए, अगर जो ए वाला व्यक्ति है, ठीक है, बी वाले से परेशान होकर इस पूरे जो, जैसे दोनों लोग एक ही गांव में रहते हैं, बी वाले से परेशान होकर ए वाला जब गांव छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाए, जब किसी दूसरे स्थान पर चला जाए तो उसे कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। बात समझ में आ रही है? जब कोई आपके गांव से दूसरे गांव में या फिर दूसरे शहर में चला जाए तो उसे कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। अब वो क्यों जाएगा, उसके पीछे कारक क्या है? कारक मतलब कारण, यानी रीज़न क्या है? रीज़न क्या हो सकता है? वहाँ पे हमेशा जलाभाव होता है, यानी जलाभाव की मतलब जल की कमी होना, जल की कमी होना। अगर जल की कमी होगी वहाँ पे तो जाहिर सी बात हो लोग वहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। बेरोजगारी होगी तो जाहिर सी बात हो उस स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। तीसरा है चिकित्सा सुविधा। देखिए, अगर कहीं पे ज़्यादा चिकित्सा सुविधा होती है तो लोग वहीं पे ज़्यादा बसना पसंद करते हैं, क्योंकि मेडिकल सुविधाएं जहाँ ज़्यादा बढ़िया होती है लोग वहीं पे दिखाने लेकर जाते हैं, तो लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे। महामारी, अगर कहीं पे जहाँ बीमारी ज़्यादा लगती हो, क्या वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे? नहीं रहना पसंद कर देंगे। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन तो जो है प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आता है, लेकिन चिकित्सा सुविधा ये नहीं आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिकित्सा सुविधा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? देखिए, विकास का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो आपको यही समझना है। तो कौन सी परिभाषा जो इसमें सर्वोत्तम जो है वर्णन करेगा? तो देखिए, विकास में क्या होता है? गुणों में धनात्मक वृद्धि होती है। जैसे मान लो अगर आपका गांव है, ठीक है, मान लीजिए आपका गांव है या आपका कोई क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र मान लेते हैं, उस गाँव में मान लो 100 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, 100 व्यक्ति रहते हैं। अब इस 100 व्यक्ति में से 5 साल बाद एक जनगणना किएगा, 5 साल बाद इस 100 में से जो है जनसंख्या बढ़कर मान लीजिए 1000 हो गई, ठीक है, जनसंख्या 1000 हो गई। तो आप मुझे बताइए कि 100 से जो 1000 बढ़े हैं, क्या इनके लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताएं बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? जैसे रहने के लिए, खाने के लिए कुछ आवश्यकताएं बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो वहाँ पे क्या होगा? वृद्धि होगी। क्या होगा? वृद्धि होगी, और वृद्धि से विकास होता है। बात समझ में आ रही? वृद्धि से क्या होता है? विकास होता है। जैसे यहाँ पे 100 से जनसंख्या 1000 हुई तो वृद्धि हुई, लेकिन इन जनसंख्या जो 1000 बढ़ी है, जब उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी तो उससे क्या होगा? विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कोई शहर होता है तो शहर धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उस शहर में जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, तो उसका क्या होता है? विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणों में धनात्मक जब वृद्धि होगी तभी जो वहाँ पे विकास होगा, तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो ध्यान रखना, अपने महबूब को आप याद रखना दोस्तों, आप अपने महबूब को याद रखना। जब महबूब को याद रखोगे तो मानव का विकास होगा और यही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, महबूब, डॉक्टर महबूब उल हक जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास की अवधारणा किसने दिया? महबूब ने दिया है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक कब दिए थे, तो ध्यान रखना, मेरा जन्म तिथि जो है आप याद रखना, मेरा जन्म हुआ था 1990 में। तो ये ध्यान रखना, बस आप यही ध्यान रखिए कि 1990 जो है आपको जो है ध्यान में रखना, डॉक्टर महबूब उल हक ने जो है 1990 में ये अवधारणा का मतलब क्या होता है? विचार, थॉट। जैसे आपके मन में कुछ विचार आते होंगे किसी के प्रति, है ना, जैसे मान लो कोई विचार आता होगा तो विचार क्या है? वही अवधारणा है, वही थॉट होता है। तो ये थॉट किसने दिया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व के सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका मानचित्र में भी सवाल कई बार पूछा गया दोस्तों कि विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? उस देश का नाम है नॉर्वे। ठीक है, नाम क्या है? नॉर्वे नाम है उस देश का। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपके जो है विश्व के मानचित्र में एक जो है एक नंबर का जो है राजधानी पूछता है, तो नाम आ चुका है जब नॉर्वे का, तो लगे हाथ आपको राजधानी भी याद करवा देते हैं। देखिए, नॉर्वे की राजधानी क्या है? राजधानी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए नॉर्वे लिखा गया है, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नॉर्वे। ठीक है, यहाँ पे नॉर्वे लिखा है। अगर मैं दोस्तों ऊपर का मात्रा हटा दूं तो क्या बन जाएगा? नाव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नाव। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर मैं ये मात्रा हटा दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? नाव बन जाएगा। और मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आप नाव पे बैठे हैं, महसूस करिए कि आप नाव पे बैठे हैं और नाव चलाने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं नाव और स्लो चला भाई, नाव और स्लो चला। तो नाव और स्लो चला, बस इतना ध्यान रखना है कि नाव वाले से कहना है नाव और स्लो चला। तो राजधानी क्या हो जाएगी? नाव की यानी नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो। क्या राजधानी हो जाएगी? नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो। तरीके से याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे तो जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे कि नाव वाले से कहिए नाव और स्लो चला। नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो। तो मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा हो जाएगा? नॉर्वे। और किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आप तैयार कर पा रहे होंगे। अगला सवाल 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो डेनमार्क। ध्यान रखेंगे, डेनमार्क पड़ता है कहाँ पे? यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में डेनमार्क पड़ता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इंपॉर्टेंट है, पहले हाईलाइट कर लीजिए क्वेश्चन। रोपण फसल मतलब वो फसल होती है जो बागानों में की जाती है, जिसमें पूंजी अधिक लगती है, जो बड़े क्षेत्रों में की जाती है, जो व्यवसाय के पर्पज से की जाती है। मैंने लगे हाथ दोस्तों आपको रोपण फसल की विशेषताएं बता दिया है। अगर बहुविकल्पीय के सवाल के बजाय आपसे अति लघु में पूछ ले या लघु उत्तरीय में पूछ ले कि रोपण फसल या इसे बागाती फसल भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे बागाती फसल भी कहते हैं, बागाती फसल या रोपण फसल की विशेषताएं बताइए, तो क्या विशेषता हो जाएंगे? रोपण फसल की विशेषता दोस्तों ये है कि ये बागानों में की जाती है। क्या की जाती है? बागानों में की जाती है। और दूसरी बात ये है कि इसमें पूंजी अधिक लगता है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात दोस्तों ये है कि ये बड़े क्षेत्रों में किया जाता है। और चौथी बात ये है कि ये व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है। आराम से ले सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, रोपण फसल होती है जो बागानों में की जाती है। क्या गेहूं बागानों में की जाती है? नहीं, बागानों में नहीं की जाती है। कॉफ़ी, गन्ना, रबड़ ये सब बागानों में की जाती है। बगीचे टाइप के होते हैं, बागानों उसी को कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। अच्छे से समझ लीजिए, कह रहा कि प्राथमिक क्रिया नहीं है भैया, प्राथमिक क्रिया नहीं है। प्राथमिक क्रिया दोस्तों वो होती है जो प्रकृति में, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक है, जो हमें प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और जब मानव उन दी हुई प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करे डायरेक्ट
करेक्ट, तो उससे कहते हैं प्राथमिक क्रिया। देखिए आखेट, आखेट मतलब होता है शिकार करना। क्या आखेट प्राथमिक क्रिया है? बिल्कुल प्राथमिक क्रिया है। लोग शिकार करते हैं, जानवरों को मारते हैं। जानवर को किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया कि ऊपर वाले ने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। तो आपका जवाब होगा प्रकृति ने बनाया है। तो आखेट क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रिया हो जाएगा। दूसरा कृषि। देखिए कृषि कौन करता है? कृषि करता है मानव। कृषि कौन करता है? मानव। लेकिन उस कृषि को मानव तो करता है, लेकिन जो फसल उत्पादन होता है, जो फसल होता है, वो प्रकृति के द्वारा होता है। तो प्राथमिक क्रिया कृषि हो जाएगा, प्राथमिक क्रिया। खनन। देखिए खनन, जो हमें खुदाई में जो भी प्राप्त होते हैं संसाधन, वो हमें खनन से, खुदाई से प्राप्त होते हैं। तो खुदाई में जो भी प्राप्त हुआ वो किसने दिया है? जैसे जो खनिज संसाधन होते हैं वो सब प्रकृति की देन है। विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए जैसे मान लेते हैं मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी है, इस मिट्टी से ईंट बना दिया जाए। इस मिट्टी से जब ईंट बन जाएगा भैया, तो आप मुझे इतना बता दो कि ईंट महंगा होता है कि मिट्टी महंगा होता है? तो आपका जवाब जानते हैं क्या होगा? आपका जवाब होगा कि ईंट महंगा होता है। ठीक है, ईंट महंगा होता है। तो जब मिट्टी को ईंट बनाया गया तो ईंट महंगा हो गया। जब किसी भी वस्तु को किसी दूसरे उपयोगी वस्तु में बदल दिया जाए तो उसे कहते हैं विनिर्माण, मतलब दोबारा बनाना। यानी मिट्टी को जब हम ईंट बनाएंगे तो ईंट क्या हो जाएगा? विनिर्माण हो जाएगा, दोबारा उसको बना देते हैं, तो विनिर्माण कहलाता है। तो प्राथमिक क्रिया ये नहीं होगा, क्योंकि हम मिट्टी से, अगर मिट्टी लिखा होता तो प्राथमिक हो जाता, लेकिन यहाँ पे विनिर्माण लिखा है तो इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु दोबारा बनाई जा रही है, तो इसका मतलब ये है विनिर्माण, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको बता देंगे हाँ ये सही है, ये सही है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ कि इसका आंसर कैसे सही होगा, और इसको प्रूव करके बता रहा हूँ कि इसका राइट आंसर सही कैसे आप इसे मान सकते हैं। तुक्का मत मारिए, समझने की कोशिश करिए, आप सही करके अपने क्वेश्चन आएंगे पेपर में। भारत और श्रीलंका में चाय को बगानों को किसने विकसित किया था? देखिए आप सभी अच्छे से जानते हैं कि भारत जो है, यहाँ पे ये भारत हो गया और इसके नीचे जो है यहाँ पे श्रीलंका हो गया। ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका हो गया। तो ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन जो थे, जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटेन वासी थे, अंग्रेज़ थे, वो भारत में अपना शासन किए थे, श्रीलंका में अपना शासन किए थे। तो उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ से तमिलनाडु से श्रीलंका में तमिलों को ले जाकर वहाँ पे चाय की खेती कराते थे। ठीक है, ताकि जो है, क्योंकि भारत में चाय उत्पादन होता था, श्रीलंका में ले जाकर वो चाय की खेती करवाते थे। तो किसने विकसित किया? वही पूछा कि श्रीलंका और भारत में किसने विकसित किया? तो अंग्रेज़ों ने किया। और अंग्रेज़ कौन थे? ब्रिटेन वासी थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी राजधानी क्या है? छोटा सा आप एक गाना सुने होंगे कि जो है वहाँ से जो है लाएंगे और रात भर डीजे बजाएंगे। तो रात भर जब डीजे बजाते हैं तो कहाँ से लाएंगे? आपका जवाब होगा लंदन से लाएंगे। कहाँ से? लंदन से लाएंगे। तो ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड या फिर यूके की राजधानी क्या हो जाएगी? लंदन हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है? इन्हें जो उद्योग हो रहा है वो वनों से प्राप्त, पहले वन से प्राप्त करते हैं किसी वस्तु को, ठीक है, इसके बाद जो है उद्योग बनाते हैं। तो देखिए कौन सा हो जाएगा? सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर से जो है सीमेंट बनता है। वस्त्र उद्योग कपास से बनता है। चीनी उद्योग गन्ना से बनता है। कागज़ किससे बनता है? कागज़ विभिन्न प्रकार के जो है, जो हमारे पेड़ होते हैं उनसे जो है उनकी लुगदी बनाकर कागज़ बनाया जाता है। तो वनों पर आधारित क्या हो जाएगा? कागज़ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, फूलों की कृषि, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फूलों की कृषि दोस्तों कहलाती है पुष्प उत्पादन कहलाती है। क्या कहलाती है? पुष्प उत्पादन कहलाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल है? बागाती फसल मैंने आपको बताया था कि जो बागानों में की जाती है। तो रबड़ इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चना, गेहूँ, धान ये सब बागानों में नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल नहीं है? अब देखिए इन दोनों को आंसर को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, अंतर देखने की कोशिश करें। इसमें पूछा है बागाती फसल है, इसमें पूछा बागाती फसल नहीं है। इसमें बागाती फसल एक है जैसे रबड़, और इसमें बागाती फसल तीन होंगे, एक नहीं होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्का। ठीक है, मक्का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है?
तो एकल कृषि जो है ये डेयरी कृषि जो होती है वो एकल कृषि नहीं है। करेक्ट आंसर डेयरी कृषि हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न कृषि प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? ध्यान रखेंगे, कर्तन दहन कृषि, कर्तन का मतलब क्या होता है? काट कर, कर्तन मतलब काट कर, दहन मतलब जलाना, दहन मतलब क्या होता है? जलाना। तो पहले क्या होता था? आदि मतलब प्राचीन, आदि मतलब प्राचीन, कालीन मतलब समय। प्राचीन कालीन में जो प्राचीन समय था उस टाइम पे अपने जीवन यापन करने के लिए जो कृषि की जाती थी उसे कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली। उसमें होता क्या था दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि पहले जो जैसे कि जो वन वगैरह होते थे, जो पेड़ पौधे वगैरह होते थे, इन जंगलों को क्या होता था? इन जंगलों को काटते थे, ठीक है, इन जंगलों को काट देते थे, ठीक है। जैसे इन जंगलों को काट के इस प्रकार से जंगलों को काट देते थे। काट मतलब कर्तन मतलब क्या होता है? काटना। दहन करना क्या होता है? इसको जला देते थे, ठीक है, इसको क्या करते थे? जला देते थे। जलाने के बाद जो है जब इसको झाड़ी साफ हो जाती थी तो इस पे खेती करते थे। जो आदिमानव लोग थे खेती करते थे। खेती करने के बाद जब इस जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी तो इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे और फिर वही काम करते थे, जंगलों को काटना, जलाना, फिर कृषि करना। तो इस प्रकार की कृषि हमें कहाँ देखने को मिलती है? आदिकालीन व कृषि जो है कर्तन दहन कृषि के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो देखिए, भूमध्य रेखा जो भूमध्य सागरीय कृषि जो होती है ये खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है कि निम्न कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया था। तो रोपड़ कृषि, यूरोपीय औपनिवेशिक मतलब ये होता है कि यूरोप के ऐसे बहुत सारे देश थे जो किसी दूसरे देश पे कब्जा किए थे, ठीक है, जैसे भारत पे कब्जा हुआ था, ठीक है, चीन का कब्जा तिब्बत पे हुआ है। तो इस प्रकार से जो देश से कब्जा करता है उसी को औपनिवेशिक कहा जाता है। क्योंकि यूरोप के कुछ ऐसे देश थे जो अन्य देशों पे कब्जा कर रखे थे, इसीलिए इन्हें यूरोपीय औपनिवेशिक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही रोपड़ कृषि का जो है विकास किया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप है। विनिर्माण मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता, व्यापार भी नहीं आता, शिक्षण भी नहीं आता है, खनन जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में प्रमुख गन्ना का उत्पादक देश है? ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन मानचित्र में ही पूछा जा सकता है कि विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है। और ध्यान रखना दूसरे नंबर पे नाम आता है भारत का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो चिली जो है, ये देश जो है भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो जो है इस प्रकार से, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे ये है साउथ अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है और साउथ अमेरिका में जो है चिली जो है ऐसे आपको पतले से दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। ये देश का नाम है चिली और इसकी राजधानी है सेंटियागो। क्या राजधानी है? सेंटियागो। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं और समोसा खा रहे हैं, चिल्ली नहीं सॉस होता है, चिल्ली सॉस होता है, समोसा खा रहे हैं चिल्ली सॉस यानी चटनी के साथ में, बेटर आया आपके ऊपर चिल्ली गिरा दिया तो आप बेटर से बोल रहे हो, हे बेटर सेठिया गए हो क्या? सेठिया गए हो क्या? तो चिल्ली की राजधानी क्या हो जाएगी? सेंटियागो, ठीक है, सेंटियागो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन द्वितीय सेक्टर क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय सेक्टर वो होता है जो प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं, इस प्राथमिक क्रिया को जब दूसरे में बना देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जब मिट्टी से ईंट बना दिया जाए, मिट्टी से जब ईंट बना दिया जाए तो ये दूसरे क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाता है। जैसे गन्ना से जब चीनी बना दिया जाए तो दूसरे क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या रहा है कि द्वितीय सेक्टर के क्रियाकलाप नहीं है। तो मछली पकड़ना, मछली प्रकृति ने बनाया है, तो जब मछली पकड़ते हैं तो हम जब मछली से दूसरा कुछ बनाया जाए, ठीक है, तो द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन मछली जो है यहाँ पे पहला प्राथमिक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि वस्त्र निर्माण, टोकरी बुनना और इस्पात प्रगलन करना होता है, इस्पात का बनाना, निर्माण करना, गलाना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या मछली पकड़ना हो जाएगा।
अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है, तो विनिर्माण जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो उसमें मैनचेस्टर, ये मैनचेस्टर वहीं पड़ता है जो रात भर डीजे बजाएंगे। कहाँ पे? लंदन। ठीक है, लंदन में, लंदन मतलब कि आप समझ लीजिए ब्रिटेन में। ठीक है, कहाँ पे? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो है ये पड़ता है आपका मैनचेस्टर, और मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, भारत का भिलाई नगर प्रसिद्ध किसके लिए है? भिलाई नगर में दोस्तों बात करें तो यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग संयंत्र है। ठीक है, क्या है? लौह इस्पात उद्योग संयंत्र है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग संयंत्र। आगे देखिए, रूहर या रूर क्षेत्र संबंध किस देश से है? रूर क्षेत्र जो है ये कोयले से संबंधित है। यहाँ पे कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये पड़ता है जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पशु पे आधारित उद्योग है, तो चमड़ा उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? तृतीय क्रियाकलाप को सेवा के नाम से भी जाना जाता है, सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। खेती, आखेट, बुनाई, ये सब आते हैं प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। व्यापार जो है इसमें तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाता है। अगला है दोस्तों कि कौन सा पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो विचारधाराओं की रचना जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो ये बड़े शहर हैं, यहाँ पे करोड़ों की आबादी है, यहाँ पे कृषि नहीं होती है, यहाँ पे सेवा होता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेवा, यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये आता है। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों आपके सामने आ चुका है कि आधुनिक युग में महिलाओं की संख्या किस क्रियाकलाप में अधिक है, तो सभी जानते हैं कि तृतीय क्रियाकलाप इसका राइट आंसर हो जाएगा, और तृतीय क्रियाकलाप को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत में पहली रेल गाड़ी कब चलाई गई थी, तो ध्यान रखना मैं आपको सामने एक वर्ड लिख रहा हूँ, यहाँ पे पति ने चलाई थी। किसने चलाई थी? पति ने चलाई थी। किसने? पति ने। हाँ बिल्कुल, पति ने चलाई थी। ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप अच्छे से याद कर सकते हो, और जैसे आप इस प्रकार से याद करोगे तो रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, पति में कुछ आप अंक निकालिए। पति पति पति, प से 5 हो जाएगा, ती से 3 हो जाएगा, तो पान 3। ध्यान रखेंगे इसमें पान 3 कहाँ है? पान 3 देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो 1853 दोस्तों पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। आगे देखिए, सीमा सड़क संगठन जो है, देखिए सीमा अब कितने साल की हो गई है? 60 साल की हो गई है। अब उसका रिटायरमेंट आ गया है, क्योंकि वो जो है 1960 में उसकी स्थापना हुई थी। तो सीमा सड़क संगठन, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं BRO के नाम से जाना जाता है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सीमा सड़क संगठन। ये BRO जो होता है, ये जो बाउंड्री पे सड़क बनते हैं, यानी जैसे मान लो कि यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से जो है, ये मान लो कि जो है यहाँ पे इस प्रकार से भारत का नक्शा थोड़ा सा, जैसे मान लो जी ये इधर पाकिस्तान हो गया। ठीक है, इधर पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे चाइना हो गया, यहाँ पे नेपाल हो गया। अगर यहाँ पे नेपाल के बॉर्डर पे अगर सड़क बनानी हो तो कौन बनाता है? BRO के द्वारा बनाई जाती है, और BRO की स्थापना 1960 में की गई थी। आगे देखिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में रेडियो प्रसारण कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था। 1923 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, इसको बोलते हैं NW1। ठीक है, नेशनल वाटरवेज नंबर 1। ये नंबर 1 कहाँ पे है और किस नदी में है, तो ये भी ध्यान रखना है किस नदी में है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी में जो है, गंगा नदी ये इलाहाबाद से हल्दिया या हल्दिया से इलाहाबाद तक है, और इस जो संख्या है इसको बोलते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। 1620 किलोमीटर की लंबाई है जो है NW1 की। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो बात करें दोस्तों आपको बता दें अच्छे से कि यहाँ पे जो है NH इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे, NH7। ठीक है, नेशनल हाईवे, तो NH7 जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये सबसे लंबा राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? जब दो देश की बात हो, जैसे भारत
जैसे भारत और चीन की बात करते हैं, क्योंकि सारा चीज़ भारत में क्या आता है, चाइना माल आता है, चाइना चीज़ हमेशा आता रहता है। तो यहाँ पे भारत में जो व्यापार होता है भारत और चीन से, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध पोताश्रय है? स्थलबद्ध का मतलब होता है जो स्थल से घिरा हो, तो ऐसा पोताश्रय, पोताश्रय का मतलब होता है, पोत का मतलब क्या होता है, जलयान, ठीक है, जो समुद्र में यान चलते हैं उसे पोताश्रय कहते हैं। श्रय मतलब क्या होता है, रुकना, ठहरना, तो पोत मतलब जलयान हो गया, श्रय मतलब क्या होता है, रुकना। तो जहाँ पे जिस स्थान पे जहाज, समुद्र के जहाज आके रुकते हैं उसे पोताश्रय के नाम से जाना जाता है। इसे बंदरगाह भी कहा जाता है और इसे पत्तन भी कहा जाता है, ठीक है, अलग अलग इसके नाम हैं। इसमें विशाखापट्टनम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, और भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है किसके द्वारा? तो समुद्र और वायु द्वारा जो है विदेशों से व्यापार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट आपके सामने आ चुका है। 50 क्वेश्चन बस आप कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से आपके पेपर में आना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह की दोस्तों अगर बात करें तो मुंबई हो जाएगा, और अगर कृत्रिम आपसे पूछ ले तो चेन्नई हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों है। अगर प्राकृतिक पूछे तो मुंबई, कृत्रिम पूछे तो चेन्नई। नावा सेवा पत्तन किस राज्य में है? नावा सेवा का प्रेजेंट टाइम में नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू हो चुका है, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका नाम हो चुका है नावा सेवा का, और ये पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। मुंबई के उभार को कम करने के लिए नावा सेवा विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये 50 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं कि आपका इसी में से बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा। नंबर आपके सामने मैं लिख रहा हूँ 83 82 92 47 99। अगर आप इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।